जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एफएलएन कार्यक्रम के अंतर्गत अब कक्षा 4-5 के लिए भी हमें कार्य योजना दे दी गई है विभाग द्वारा। पीडीएफ के साथ साथ हार्ड कॉपी भी हमें उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन जो कार्यक्रम हमें दिया गया है वो सत्र 2022-23 का था, परंतु उसका क्रियान्वयन अब हमें 2023 और 24 का जो सत्र है उसमें करना है। यानी कि नए सत्र 1 अप्रैल 2023 से हमें इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है। कक्षा 4 और 5 में गणित और भाषा दोनों में 2 ग्रुप बनने हैं, एक बेसिक ग्रुप और एक एडवांस ग्रुप। ये जो मैं आपके सामने कहानियाँ लाई हूँ, ये हफ्ता 1 से लेकर 4 तक के भाषा में एडवांस ग्रुप की कहानियाँ हैं। जो भी एडवांस ग्रुप में बच्चे होंगे उनको ये कहानियों के माध्यम से हमें कार्य योजना अपनी पूर्ण करनी है। तो चलिए सारी कहानियाँ देख लेते हैं, पहले हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते तक की एडवांस ग्रुप की कहानियाँ। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है सूझबूझ। एक दिन किसी तालाब पर एक मछुआरा शिकार करने आया। तालाब में मछलियां उछल कूद कर रही थीं। मछुआरे ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारी मछलियां हैं। कल मैं बड़ा जाल लेकर आऊंगा। उस तालाब में एक सुनहरी मछली भी थी। उसने मछुआरे की बात सुन ली। यह बात उसने दूसरी मछलियों को बताई। वे सब बहुत परेशान हो गईं। परेशान क्यों हो गई? क्योंकि अब सबको ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो वो मछुआरा आए और मछलियों को पकड़ कर ले जाए। वो थोड़ा सा डर गई और सोचने लगी, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? सुनहरी मछली ने कहा, पास में एक नदी है। मछलियाँ पानी में ही रह पाती हैं बच्चों, आप सभी जानते होंगे। उसकी बहुत सारी मछलियाँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम सब यहाँ जाकर रह सकते हैं। यहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। और भी मछलियाँ तालाब से निकलीं और एक पतले रास्ते से नदी में चली गईं। अगले दिन मछुआरा आया। उसने बार बार जाल फेंका। जाल कौन सा? मछली पकड़ने वाला। लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। मछुआरा हैरान रह गया। वह अपना समूह लेकर घर लौट गया। यानी कि मछलियों ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। वो सुनहरी मछली कितनी होशियार थी, उसने सभी मछलियों को एक रास्ता दिखाया और सभी मछलियों की जान बच गई। इस तरह बच्चों, जब भी कभी संकट आए तो आपको डरना नहीं है, सूझबूझ का सहारा लेना है, अपनी बुद्धि का सहारा लेना सभी है। ज़रूरी है। एक प्यारी सी कहानी। चंटू और मंटू टीकमपुर में रहते थे। उनके पिता किसान थे। एक दिन वे खेत में गए। आकाश में एक जहाज उड़ रहा था। उनकी नज़र जहाज पर ही थी। नंदू ने गेंद आकाश की ओर उछाल दी। गेंद बहुत दूर जाकर गिरी। उनकी पालतू बिल्ली गेंद को पकड़ने दौड़ी। कुछ देर बाद चंटू और मंटू को ख्याल आया कि बिल्ली आखिर है कहाँ। वे दौड़कर उस ओर गए। जब पास पहुंचे तो पता चला कि बिल्ली एक फन वाले जहरीले सांप के साथ लड़ रही है। ओहो, जहरीला सांप! चंटू ने एक पत्थर उठा लिया, लेकिन मंटू ने उसे मना किया और बिल्ली को अपने पास बुला लिया। चंटू बोला, अरे वह सांप कहाँ जाकर छिप गया? उसे मार देना चाहिए था। मंटू बोला, नहीं, सांप तो हमारी फसलों को नुकसान होने से बचाते हैं। तब चंटू को ध्यान आया। वह बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। क्या भूल गया था? कि सांप चूहों को खाकर हमारी मदद करते हैं। चूहे हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यही सांप चूहों को खाकर फसल को बचाने में हमारी सहायता करते हैं। अब चंटू और मंटू प्यार से अपनी बिल्ली के साथ खेलने लग गए। सपनों की उड़ान हमारी नेक्स्ट कहानी है। रूही के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थीं। रूही बहुत खुश थी। उसकी मौसी मुंबई में रहती थी। रूही अपने परिवार के साथ हवाई जहाज से मुंबई जाने वाली थी। हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है।
सारी तैयारियां हो चुकी थी। रूही बहुत खुश थी। वह पहली बार हवाई यात्रा करने जा रही थी। माँ ने कहा, रूही सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है। रूही को रात में सपना आया। उसने देखा कि वह हवाई जहाज में बैठी हुई है। जहाज उड़ने की तैयारी में है। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, फिर तेजी से दौड़ने लगा। तेज आवाज कानों में गूंजने लगी। जहाज उड़ान भरने ही वाला था कि अचानक जोर का झटका लगा। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने माँ खड़ी थी। वह रूही को जगा रही थी। चलो रूही, जल्दी उठो, जाना है कि नहीं? रूही आंखें मलते हुए बोली, क्या हम जहाज में बैठ गए हैं? माँ ने हंसते हुए कहा, सपनों की उड़ान छोड़ो, असली दुनिया की उड़ान अब भरनी है। रूही उठी और हाथ मुंह धोने चली गई। नहीं करूँगा मजाक। बच्चों, कभी कभी मजाक बहुत महंगा पड़ जाता है। चलो देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ है। एक मैदान था। बल्लू बैल घास चर रहा था। बल्लू को देखकर उसकी दोस्त मनमन मक्खी वहां आ गई। अचानक उसे शरारत सूझी। वह बल्लू के कान पर भन भन करने लगी, फिर उड़कर उसकी सींग पर जा बैठी। इस तरह वह कभी बल्लू की पीठ पर तो कभी कान पर बैठ जाती। बल्लू आराम से घास चरता रहा। भन भन की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। इस बार भन भन बल्लू के कान पर जाकर भिनभिनाई, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही हूं ना? लगता है मेरा भार तुमसे सहन नहीं हो पा रहा है। वह इतराती हुई बोली, बस तुम कह नहीं पा रहे हो। कह दो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। मैं कहीं और जाकर बैठ जाऊंगी। बल्लू बोला, तुम्हारे बैठने से मेरे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तुम तुम बहुत छोटी और हल्की हो। तुम्हारा वजन तो मैं आराम से सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी भिनभिनाहट से मैं लाचार हो जाता हूँ। फिर हंसते हुए कहा, लेकिन याद रखना, अगर मैंने गलती से तुम्हारे ऊपर अपना एक पैर भी रख दिया तो तुम्हारा क्या होगा? भनभन कुछ सोचने लगी, फिर कहा, अरे नहीं नहीं बल्लू भैया, ऐसा मत करना, मैं तो मजाक कर रही थी। ये कहते हुए वे खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसता देख बल्लू भी हंसने लगा। अब एक और कहानी, ऐसा नहीं करना था। राधा के स्कूल के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी के आसपास खेत थे। एक खेत में कद्दू की बेल लगी थी। स्कूल से लौटते समय राधा ने सोचा, माँ कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, क्यों ना एक कद्दू लेती चलूं। उसने पहले एक कद्दू तोड़ा, फिर दूसरा। अब उसके दोनों हाथ में एक एक कद्दू था। राधा के बाल बहुत लंबे थे, सुंदर से। उसने तीसरा कद्दू अपनी चोटी में बांध लिया। बच्चों बताओ, क्या कद्दू चोटी में बांधा जा सकता है? नहीं ना, लेकिन उसने बांध लिया। वह घर की ओर चलने लगी। रास्ते में राधा को प्यास लगी। उसने दोनों कद्दू नदी किनारे रख दिए, फिर पानी पीने के लिए झुकी। अचानक चोटी में बैठा कद्दू आगे आ गया और जोर का झटका लगा। राधा नदी में लुढ़क गई। ओहो, वह डूबने लगी। उसने बहुत मुश्किल से चोटी में बंधा कद्दू खोला। जैसे तैसे वह नदी से बाहर निकली। उसकी सांस फूल रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आज तो ये कद्दू मेरी जान ही ले लेते। वैसे भी ये कद्दू मेरे नहीं थे, मुझे इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए था। और वह घर की ओर चल पड़ी। तो इस तरह बच्चों, आपने देखा कि जो चीज़ हमारी अपनी नहीं है उस पर हमें नज़र नहीं डालनी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कोई दूसरे की चीज़ लेना, तो पहले आप उसके मालिक से बात कर लें, पूछ लें, उसके बाद लें। बिना पूछे किसी का भी सामान लेना गलत बात है। समुद्र की लहरें। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर गया। मौसम खुशगवार था। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। कई लोग मौज मस्ती करने के लिए किनारे पर थे। रोहन भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। कुछ देर बाद रोहन को भूख लग गई।
उसने अपने बैग से चॉकलेट निकाली, रैपर खोला और खा लिया। चॉकलेट के स्वाद का लुत्फ उठाने में व्यस्त रोहन ने रैपर को किनारे पर फेंक दिया। अचानक उसने देखा कि एक तेज लहर किनारे पर आई और चॉकलेट के रैपर को समुद्र में बहा ले गई। रोहन ने समुद्र तट की तरफ देखा। समुद्र तट पर बहुत कचरा था। एक के बाद एक लहरें रेत पर आती गईं। यह ऐसा था जैसे लहरें समुद्र तट को साफ करने और कचरे को समुद्र में फेंकने की कोशिश कर रही हों। रोहन ने कुछ देर सोचा, फिर वह अपने दोस्तों के पास गया और कहा, चलो हम सब मिलकर सफाई करते हैं। सब सफाई में जुट गए। कुछ घंटों तक उन्होंने कूड़ा उठाया, कूड़ेदान में डाल दिया। जब सारा काम हो गया तो वे सब घर के लिए निकलने लगे। तभी रोहन ने समुद्र की तरफ देखा। समुद्र शांत था। लहरें अब बहुत धीमी गति से बह रही थीं। अचानक एक छोटी सी लहर आई और धीरे से रोहन के पैर को छूकर चली गई। ऐसा लगा जैसे वह धन्यवाद दे रही हो। बच्चों, हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। जब भी हम कुछ खाएं, रैपर को यथास्थान यानी कि डस्टबिन में ही डालें। जिस तरह रोहन ने सफाई शुरू की, यदि आपको भी कहीं लगता है गंदगी हो रही है तो आप भी सफाई करने में मदद कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड और डस्टर। अंधेरे सीलन भरे कमरे में एक ब्लैक बोर्ड और एक डस्टर एक दूसरे से बात कर रहे थे। डस्टर ने ब्लैक बोर्ड से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों हमेशा के लिए इस अंधेरे कमरे में ही रहेंगे। ब्लैक बोर्ड ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे डर है कि एक दिन यह सीलन हमें खा जाएगी। डस्टर ने शिकायत की, हाँ दोस्त, वे तुम्हें अक्सर रंगते थे और मैं तुम्हें साफ करता था। हम बहुत कुछ करते थे जब यह एक डिजिटल बोर्ड नहीं था। 100% सही कहा तुमने, ब्लैक बोर्ड ने कहा। ऊपर के कमरे में शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाने में व्यस्त थे। वे डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई। अब क्या करें? तभी सबको याद आ गया। शिक्षक ने स्टोर रूम को खोला और ब्लैक बोर्ड और डस्टर वापस कक्षा में ले आए। ब्लैक बोर्ड और डस्टर ने खुली हवा में लंबी सांसें लीं। पुराना हमेशा शुद्ध सोना होता है, उन्होंने एक दूसरे से कहा। यानी कि हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं समझना चाहिए। आज के युग में डिजिटल बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी में कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ खराबी आ जाती है, तो हमें पुरानी ही चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। इसलिए किसी भी चीज़ को आप व्यर्थ ना समझें और उनको कभी भी आप ज़रूरत पड़ने पर उपयोग करें। फकीर बाबा। सोनाली मेरे पड़ोस में रहती थी। हम साथ साथ स्कूल जाते थे। स्कूल जाते समय हमें फकीर बाबा मिलते थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन उन्हें गाना गाते देखकर हम रुक गए। उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी, गाने का अंदाज भी बहुत निराला था। हमने उनसे पूछा, क्या आप हमें भी गाना सिखा सकते हैं? फकीर बाबा ने कहा, ज़रूर सिखाऊंगा। मैं यहीं पुरानी मज़ार के पास रहता हूँ। अगर आप लोग गाना सीखना चाहते हैं तो आपको रोज़ वहाँ आना होगा। उस दिन से फकीर बाबा हमारे दोस्त और गुरु दोनों बन गए। सोनाली और मैं रोज़ उनसे गाना सीखने जाने लगे। गांव के लोग फकीर बाबा की मदद करते थे। फकीर बाबा के साथ उनका एक कुत्ता मोती भी रहता था जो उनकी रक्षा करता था। 5 साल के बाद हम दोनों ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर सोनाली और मैं अपने अपने परिवार के साथ शहर चले गए। आज लगभग 9 साल के बाद मैं अपने गांव आई हूँ फकीर बाबा से मिलने। किसी ने बताया, पुरानी मज़ार के पास तो अब कोई भी नहीं रहता। उस मज़ार के पास अब सिर्फ मोती रहता है।